बीकॉम पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए एमबीएस यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट है पेपर अपना बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति। इससे पहले पढ़ा था अपन ने इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार या तेजी की स्थिति। उसका बिल्कुल अपोजिट है डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन में आज हम पढ़ेंगे डिफ्लेशन में मीनिंग एंड डेफिनेशन और इसके कॉजेज क्या हैं। तो मीनिंग और डेफिनेशन के अंतर्गत प्रोफेसर जो क्राउथर हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन इज ए स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज राइजिंग, दैट इज प्राइजेस आर फॉलिंग। इसका मतलब ये हो गया कि मुद्रा संकुचन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि वैल्यू ऑफ मनी इज राइजिंग यानी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी होती है, अर्थात कीमतें कम होती हैं। वस्तुओं की जो कीमतें कम होती हैं और मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ता है, मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती है। और प्रोफेसर क्राउथर ने बताया है कि ये डिफ्लेशन जो है वो अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी कि जो मुद्रा प्रसार है उसका अपोजिट मुद्रा संकुचन है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि मुद्रा प्रसार के अंतर्गत वैल्यू ऑफ जो मनी है वो कम होती है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा है कि वैल्यू ऑफ मनी राइजिंग होती है, बढ़ती है और वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं, बाजार में मंदी की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नटशल में कि मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन वह स्थिति होती है जब किसी राष्ट्र में वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होती हैं और मुद्रा का जो मूल्य है वो अधिक होता है, यानी कि हम उसकी जो परचेजिंग पावर है वो ज्यादा होती है, मुद्रा की एक इकाई से हम ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो देश में जब मंदी की स्थिति होती है तो उसको हम मुद्रा संकुचन की स्थिति कहते हैं, डिफ्लेशन की स्थिति कहलाती है। अब मीनिंग और डेफिनेशन के बाद आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रा संकुचन के क्या कारण हैं। आपने इन्फ्लेशन के कारण पढ़े थे कि इन्फ्लेशन के जो कारण हैं जिसमें कि मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है तो इन्फ्लेशन होता है। यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जब मनी की सप्लाई कम होगी तो मुद्रा संकुचन की स्थिति होगी। इन्फ्लेशन में आपने पढ़ा था कि वस्तुओं की जो पूर्ति है वो कम होती है, तो यहां इसका उल्टा कर देंगे कि वस्तुओं की पूर्ति अधिक होगी। तो जो कॉजेज हैं डिफ्लेशन के उसमें दो मुख्य हैं, मनी सप्लाई लेस यानी कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो कम होगी और गुड्स की जो सप्लाई है वो मोर अधिक होगी। जब बाजार में मुद्रा की जो सप्लाई है, मनी सप्लाई है, वो उसकी डिमांड से कम होगी तो संकुचन की स्थिति आएगी, यानी कि मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी होगी, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी। इसके जो विपरीत स्थिति आती है, या गुड्स जो सप्लाई है, वस्तुओं का जो सप्लाई है वो ज्यादा हो जाए मांग से तो भी वस्तुएं सस्ती होंगी। ये दो मुख्य कारण होते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्र में मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा हो सकती है। कुछ पॉइंट से जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीज होती है डिफ्लेशन में, जबकि इन्फ्लेशन में क्या होगा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज होगी इन्फ्लेशन में, मुद्रा प्रसार में। लेकिन मुद्रा संकुचन उल्टी स्थिति है, यहाँ पर परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज हो रही है। प्राइसेस ऑफ गुड्स डिक्रीज होंगे, जबकि इन्फ्लेशन में प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ते थे। तो वो तो है तेजी की स्थिति और यह है मंदी की स्थिति। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा संकुचन में बाजार में वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं और मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती है। इसका सबसे पहला जो कारण हम कह सकते हैं जो कि मनी सप्लाई से संबंधित है, रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी कि बाजार में मुद्रा की जो मात्रा है उसमें कमी हो जाए। अब मुद्रा की मात्रा में कमी कैसे होगी, क्योंकि मुद्रा कौन छापता है, हमारे देश में जो नोट है वो इशू करने का अधिकार किसके पास में है, आरबीआई के पास में। क्योंकि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है और आरबीआई ही नोट छापता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारत में 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी बड़ी राशि के नोट है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20, 50, 100, 200, 500 या 2000 के नोट जो अभी चल रहे हैं वो सारी मुद्राएं हैं आरबीआई के द्वारा छापी जाती है। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है वो आरबीआई के द्वारा नहीं छापा जाता, बल्कि कौन छापता है, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यदि आरबीआई के द्वारा नोट
कम जारी किए जाएं, जैसा कि विमुद्रीकरण किया। विमुद्रीकरण की डेट थी अभी जो भारत सरकार ने, जो मोदी गवर्नमेंट है उसने किया था 8 नवंबर 2016 को। जो पुराने नोट थे 500 रुपए का और 1000 रुपए का, ये नोट बंद कर दिए, तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या होता है कि मनी जो सप्लाई है, सप्लाई और मनी लेसर देन इट्स डिमांड, यानी कि मुद्रा की जो मांग है उसकी तुलना में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो बाजार में मंदी की स्थिति आएगी। अब सप्लाई कम कैसे होगी, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो क्या है कि बैंक जो आरबीआई है वो नोट कम छापे, या जो विमुद्रीकरण कर दे, या बैंकों के द्वारा उधार कम दिए जाए, यानी कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होगी। हमने जो मुद्रा प्रसार को नियंत्रण के उपाय सोचे थे वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे कि जो मुद्रा की पूर्ति है बाजार में कम होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा होगी, यानी कि डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होगी। दूसरा कारण हो सकता है क्रेडिट कंट्रोल। अब क्रेडिट कंट्रोल भी हिंदुस्तान किसके द्वारा किया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ही साख को नियंत्रित करती है। अब आरबीआई के पास में साख को नियंत्रित करने के दो टूल्स है, एक तो है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो टूल्स है उसमें हमने डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक तो है बैंक रेट है, बैंक रेट। बैंक रेट किसे कहते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के जो प्रथम श्रेणी के विनिमय है उनकी पुनः कटौती करता है। तो बैंक रेट जितनी ज्यादा होगी बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होगी, क्योंकि ब्याज दरें ज्यादा हो जाएंगी और बैंक जो व्यापारी उद्योगपति है वो कम मात्रा में उधार ले पाएंगे। दूसरा इसमें है ओपन मार्केट सर्कुलेशन, खुले बाजार क्रियाएं, जिसमें सरकारी प्रतिनिधित्व को हम विक्रय करके और बाजार में साख की मात्रा को कम कर सकते हैं। ऐसे ही पड़ा था CRR, कैश रिजर्व रेशो, इसको भी हम कम करके या बढ़ा करके और क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। तो जब इसी CRR की रेट को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो बाजार में ब्याज की तरह बैंकों के पास में जो जमा पैसा है वो केंद्रीय बैंक के पास में रखना पड़ता है, तो उतने बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होती है। और एक तो नेक्स्ट और था इसमें कि SLR, यानी कि जो वैधानिक तरलता अनुपात है उसकी रेट में भी हम वृद्धि कर देते हैं, तो भी बाजार में साख की मात्रा कम होगी। जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं उसमें कई तरीके आते हैं। एक तो सीमांतरण का निर्धारण, मार्जिन का निर्धारण करते हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हैं, या साख की राशनिंग व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आरबीआई है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्रेडिट कंट्रोल करती है, और क्रेडिट कंट्रोल के अंदर कहता है कि साख की पूर्ति बाजार में कम की जाती है, तो देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा होगी, डिप्रेशन की स्थिति पैदा होगी। नेक्स्ट में ले सकते अपन इंक्रीज इन टैक्सेज एंड पब्लिक डेट्स, यानी कि करों में वृद्धि की जाए या सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हो। तो जो कर मैंने पहले ही बताए थे आपको कि कर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। चाहे डायरेक्ट टैक्स है चाहे इनडायरेक्ट टैक्स है, यदि कर ज्यादा लिए जाते हैं या तो नए कर लगाए जाते हैं या जो पुराने कर चले जा रहे हैं उनकी दरों में वृद्धि कर दें, तो क्या होगा कि सामान्य जनता से या उद्योगपति व्यापारी जो कर चुकाते हैं वो कर के रूप में, यदि कर की रेट ज्यादा होगी तो क्या होगा कि जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो कर के रूप में गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और बाजार में उस मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। तो मनी सप्लाई जब कम होगी तो देश में मंदी की स्थिति पैदा होगी, डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होगी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं पब्लिक डेट्स, सार्वजनिक ऋण। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सरकार के खर्चे जो हैं, इनकम कम है, तो उन खर्चों की पूर्ति करने के लिए सरकार सार्वजनिक ऋण भी प्राप्त करती है। अब सामान्य जनता से ऋण ले सकते हैं, बैंकों से ले सकते हैं, वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। तो सरकार ऋण लेती है, सार्वजनिक ऋण लेती है, तो पैसा जो है गवर्नमेंट के पास चला जाता है, बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, उससे भी डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। तो चाहे करों में वृद्धि की जाए या नए कर लगाए जाए
या सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि हो, इन सबका परिणाम ये निकलेगा कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होगी और मुद्रा की पूर्ति कम होने से उस में मंदी की स्थिति आ गई, क्योंकि उसकी जो परचेजिंग पावर है, मुद्रा के मूल्य है, उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट में लेंगे अपन इंक्रीज इन आउटपुट या प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में वृद्धि करना। उत्पादन में यदि वृद्धि होती है, वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है, तो यहां भी बताया था कि गुड्स सप्लाई मोर, यदि वस्तु की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में ज्यादा हो जाती है तो अभी मंदी की स्थिति आएगी। तो बाजार में जिस वस्तु की पूर्ति ज्यादा होगी, उत्पादन ज्यादा होगा, निश्चित रूप से देश में क्या होगा, मंदी की स्थिति आएगी। अब जो उत्पादन में वृद्धि कैसे हो सकती है, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं कि हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें, नए नए उद्योग धंधे खोलें, बहुराष्ट्रीय कंपनी को आमंत्रित करें, या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री पॉलिसी हम ऐसी बनाएं जिससे कि उद्योगपति उत्पादन को बढ़ावा हो। जैसे किसान है, किसानों को हम फसली ऋण दें और दूसरी सुविधाएं दें, तो किसान खेती बाड़ी ज्यादा करेंगे तो फसल ज्यादा पैदा होगी, अनाज ज्यादा उत्पन्न होगा तो पूर्ति बढ़ेगी, तो उसकी कीमतें डाउन होंगी, मंदी की स्थिति आएगी। एक दूसरा तरीका इंपोर्ट करने का है कि यदि हम किसी वस्तु को विदेशों से आयात करते हैं तो राष्ट्र में उस वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। पूर्ति बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ने से उसकी जो प्राइसेस है वो कम हो जाएंगी और देश में मंदी की स्थिति आएगी, डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रीज हैं, हम उनके मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके या प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा करके हम उत्पादन में वृद्धि करें, तो जिससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होने से क्या होगा कि देश में वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी और वस्तु की पूर्ति बढ़ने से उस देश में मंदी की स्थिति आएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, सरकारी जो खर्चे हैं उसमें कमी करना। अब सरकार विभिन्न प्रकार के जो खर्चे हैं इनमें विशेष रूप से आता है अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंसेज हैं उनको कम किए जाएं। जैसे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर है, पुलिस प्रशासन के ऊपर है, जो उत्पादन से जुड़े हुए नहीं हैं। अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंसेज हैं, ऐसे खर्चे जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से जुड़े नहीं है, जिनका उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको यदि हम कम करेंगे तो बाजार में मनी की सप्लाई कम होगी और देश में मंदी की स्थिति पैदा होगी, यानी कि डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होगी। अब सरकार नेक्स्ट में आ सकता है इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत एवं विनियोग को बढ़ावा देना। बचत मैंने आपको पहले बताया था, प्रोफेसर ने कहा था कि Y=C+S। Y का मतलब है यहाँ इनकम से है, C फॉर कंजम्पशन, S फॉर सेविंग, यानी कि व्यक्ति की जो इनकम है वो या तो कंज्यूम करेगा या फिर सेविंग करेगा, और Y=C+I, यानी कि कंजम्पशन करेगा, सेविंग नहीं तो इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसने कहा कि S बराबर I, सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होंगे, यानी कि जितनी सेविंग होगी हम मान के चलते हैं सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। तो बाजार में यदि सेविंग को बढ़ावा दें, अब सेविंग को बढ़ावा कैसे देंगे, उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं कि जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो बैंक में जो जमा की ब्याज दर है उसको बढ़ा दें, एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा दें, तो लोग क्या करेंगे, बचत करने को प्रोत्साहित होंगे। ब्याज के लिए लोग बैंकों में या वित्तीय संस्थाओं में अपना पैसा जमा कराएंगे। पहले भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस में अल्प बचत को बढ़ावा देने के लिए कूपन्स निकाले थे, या चांदी के सिक्के भी उन्होंने दिया था कि इतने रुपए आप जमा कराओगे पोस्ट ऑफिस में, एफडी में, आरडी में, एमआई स्कीम में, तो आपको चांदी के सिक्के मिलेंगे या कूपन मिलेंगे। इस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं। बचत यदि बढ़ेगी, सेविंग्स यदि ज्यादा होंगी तो देश में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो आप पैसा बैंक में जमा कराओगे, बैंक की डिपॉजिट बनेगी तो क्या करेंगे, बैंक उद्योगपति को, व्यापारी को उधार देंगे, तो इन्वेस्टमेंट होगा। जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जो वस्तुओं की जो उत्पादन है, उनको यदि बढ़ावा मिलेगा तो देश में उत्पादन में वृद्धि होगी। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उत्पादन में उतना ज्यादा वृद्धि होगी, तो वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी, वस्तु की पूर्ति बढ़ने से मंदी की स्थिति होगी और देश में डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होगी। तो इस प्रकार से नटसन में कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार को नियंत्रण करने के जो तरीके थे वही कारण हमारे डिफ्लेशन के हैं, यानी कि बिल्कुल अपोजिट पोजीशन है किसकी, डिफ्लेशन इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन।
मुद्रा प्रसार मुद्रा संकुचन का विपरीत स्थिति है। तो आपको ज्यादा रटने का आवश्यकता नहीं। यदि आपने इन्फ्लेशन पढ़ लिया है, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के उपाय पढ़ लिए हैं, तो वो नियंत्रित करने के उपाय ही क्या हो जाएंगे, डिफ्लेशन के कारण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से नक्सल में हम कह सकते हैं कि यदि बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होती है किन्हीं भी कारणों से, या गुड्स की सप्लाई बढ़ती है, तो उस देश में डिप्लेशन की स्थिति पैदा होगी, मंदी की स्थिति पैदा होगी, मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा होगी। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।